हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द सेशन। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। सो मीनवाइल आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट अच्छी न्यूज़ बता दूं। 1 फरवरी से IFAS इज कमिंग बैक विथ इस रेगुलर क्लासरूम क्लास कोर्स। सो जो स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे लिंक के थ्रू। ओके, सो वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल विद अस। और पुणे और जोधपुर ब्रांच से लाइफ साइंसेस की क्लासेस चलेंगी और केमिकल साइंसेस की क्लासेस सिर्फ पुणे ब्रांच से चलेंगी। तो जितना जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होने वाली हैं इस बार, बिकॉज हमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करने हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फ्री है और बाकी डिटेल्स आपको आगे वेबसाइट पे मिलती जाएंगी। तो सुमन, जगदीश, चन्ना, चनाना, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जल्दी से कनेक्ट होइए और अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करवाइए। लाइफ साइंस का बैच रन होगा पुणे और जोधपुर से, और केमिकल साइंस का पुणे से। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो आज का जो डिस्कशन है इट इज ऑन द रेड डेटा बुक एंड IUCN क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो आज की क्या थीम रहेगी, एक ब्लूप्रिंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे IUCN क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, कब इस्टेब्लिश हुआ और उसका पहले प्रायर नेम क्या था। उसके बाद IUCN का क्या रोल है and how does the IUCN is able to operate। IUCN वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है which is working towards the environmental cause। ठीक है, it have sustainable growth। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब which we can reap benefit for the long time। ठीक है, लॉन्ग रन में आप लगातार बेनिफिट लेते रहें, तो उसका एम्फेसिस इस बात पे रहता है। और IUCN it takes help of the government, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल कम्युनिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे विच इज ऑफ रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट भी कहेंगे, जिसको IUCN ने इंट्रोड्यूस किया था सो एज टू ब्रिंग इट टू द नोटिस कौन कौन सी स्पीशीज, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स टैक्सा इंडेंजरमेंट के कगार पे हैं। ठीक है, विच आर नियर द एक्सटिंक्शन। अगर कुछ नहीं किया गया तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट फॉर एवर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट सो एज टू फॉर्म द पॉलिसीज। ओके, सो लेट अस बिगिन। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले IUCN। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज ऑल फैक्चुअल, सारी बातें फैक्ट बेस्ड है। तो आप एक पेन और कॉपी लेके साथ बैठ सकते हैं और जो बात इंपॉर्टेंट लगे आप उनको नोट करते जाएं। ठीक है, इसमें समझने वाला एज सच कुछ नहीं है, यहाँ फैक्ट्स हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके साथ अब मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ और शुरू करते हैं। फाइन, तो IUCN इस ये कब बना था? इट वाज फाउंडेड ऑन IUCN was founded on 5th October 1948। अर्लियर इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, IUPN। ठीक है, कैसे बना था? फॉलोइंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन फाउंटेन ब्लू फ्रांस। तो फाउंटेन ब्लू फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पे ये इसकी समिति का गठन किया गया था। ओके, देन नेक्स्ट, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम बदला टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, इन द ईयर 1956। पर कब ये गठित हुआ था? इन द ईयर 1948, ठीक है। और इसका एक्रोनिम जो है वो है IUCN। तो इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो गया, ठीक है। आगे नेचुरल रिसोर्सेज मत भूलिएगा। नाउ विथ इज हेडक्वार्टर इन ग्लांड, स्विट्जरलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर अब कहाँ पे लोकेटेड है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। और इसका गठन कहाँ पे हुआ था? इन द फ्रांस, फोंटेनब्लेau में। देन एज द फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंट यूनियन, ये पहला ग्लोबल एनवायरमेंटल यूनियन है, ठीक है। इट ब्रॉट टुगेदर गवर्नमेंट्स एंड सिविल सोसाइटीज। तो इसने गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस NGOs और अदर कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कई लोगों को एक साथ लेके आया ताकि सब एक सहमति से एक साथ काम कर सकें। दे कैन वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ऐसा ना हो किसी का लाभ हो, किसी की हानि हो, ठीक है। आप भूखे पेट कोई सहायता नहीं कर सकते। तो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए या डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट ऐसा हो कि ज़्यादा तकलीफ ना, इट इज़ नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिस्टर्बेंस भी ना हो और हम ये बेनिफिट सालों साल रीप कर सके। जैसे आज हम कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर सके, ठीक है। नहीं शिवांगी, गुड मॉर्निंग टू यू। यहाँ पे बॉटनी सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम IUCN और रेड लिस्ट के बारे में बात करें, रेड डेटा बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि क्या होता है अंतर रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक में। सो एज द फर्स्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट यूनियन, इट ब्रॉट टुगेदर गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी टुगेदर टू शेयर, दे हैव शेयर्ड अ गोल टू प्रोटेक्ट नेचर, ठीक है। तो बिल्कुल अंधे होके कि सिर्फ नेचर को बचाना है, ऐसा नहीं है। सबकी नीड्स को कैटर किया जा रहा है। तो लोकल कम्युनिटीज आसपास रहते हैं, ऐसे लोकल इस नेचुरल अबंडेंस के आसपास, उनकी भी नीड्स को, इंडस्ट्रियल नीड्स को भी, गवर्नमेंट की नीड्स को भी, सबकी नीड्स को कैटर करते हुए साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी अपना कंसर्न रख सकते हैं, ठीक है। फिर एक कॉमन सहमति से पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं। तो इट्स एम वाज टू एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इसका एम क्या है कि आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, एंड प्रोवाइड साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करना एंड टूल्स टू गाइड कंजर्वेशन एक्शन, ठीक है। तो पहले 10 साल में IUCN when it came into existence, प्राइमरी फोकस क्या था? to examine the impact of human activities on nature। पहले ये आइडेंटिफाई करना कि दिक्कत है क्या, ठीक है, और दिक्कत है तो कितनी बड़ी दिक्कत है। सो इट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द IUCN फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स। पहले 10 साल में ये फोकस था। और IUCN ने ही सिग्नल किया, उन्होंने पहली बार बताया कि द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को, हम तो चाहते हैं किसी डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म पे काम हो, पर क्या होता है अगर आपने लेस से पेस्टिसाइड छिड़का, यू वांटेड, आप चाहते थे कि आपके पेस्ट किल हो, आपके फील्ड में जो पेस्ट हैं उनकी किलिंग हो, पर क्या हो रहा है, उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है पॉलिनेटिंग बीज पे, बर्ड्स पे हो सकता है, ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म पे जिस पे आप नहीं चाहते थे। और अल्टीमेटली अगर वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं तो कभी ना कभी आपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है, तो कभी ना कभी आप पे भी संकट की घड़ी आएगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है। और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इफ यू टेक एनी एक्शन, अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो बस एम्पलीफाई ही होने वाला है, यू कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड के साथ छेड़खानी करने से पहले बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, कमिटी से, क्योंकि वंस डन आप उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। जैसे कि स्प्रेड ऑफ कोरोना, इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक, ओके।
So it flagged the damaging effect of pesticide on biodiversity and promoted the use of environmental impact assessment. और ये जो environmental impact assessment है ये अब हर इंडस्ट्री के लिए नॉर्म बन चुका है, ठीक है। कोई भी बिजनेस हो या इंडस्ट्री हो उसको environmental क्लियरेंस लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अब ये नॉर्म बन चुका है, तो विच हैव सिंस बिकम द नॉर्म अक्रॉस सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। देन उसके बाद मच ऑफ द IUCN सब्सिक्वेंट वर्क, उसके 10 साल थे उसमें तो प्राइमरी फोकस था कि ह्यूमन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट क्या है। उसके बाद 1960 से 1970 तक क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज, कैसे स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाए, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके साथ हम ये धरती शेयर करते हैं, उन सब को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनको भी कैसे उनका रिस्पेक्टिव हैबिटेट दिलाया जाए, ठीक है। एंड द हैबिटेट्स नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज एंड हैबिटेट्स नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, इसके बारे में फोकस रहा। तो इन 1964 IUCN established the IUCN Red List of Threatened Species। तो IUCN ने कब इस्टेब्लिश किया रेड लिस्ट? इन द ईयर 1964। तो आप सुनेंगे एक टर्म रेड डेटा बुक जैसा, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेड लिस्ट की। तो रेड लिस्ट एक कॉन्साइज या संक्षिप्त रूप में सारी स्पीशीज, सारी टैक्सा की जानकारी देता है, जो जो थ्रेटेंड है, जो जो इंडेंजर्ड है। मतलब कि अगर कदम नहीं उठाए गए दे कैन ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, वो भी विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है। जबकि रेड डेटा बुक ये और डिटेल्ड होती है, इसमें स्पीशीज के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, टैक्सा हो, उसके बारे में और ज़्यादा विवरण होगा विस्तार में, ठीक है। तो रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक में बस इतनी सी बात होती है, अंतर होता है, ठीक है। रेड लिस्ट कॉम्पैक्ट होती है और रेड डेटा बुक में और डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किसी भी स्पीशीज के बारे में। तो प्रतिमा, उज्मा, गुड मॉर्निंग टू यू। देन सो वो तब से, तो रेड लिस्ट of threatened species have evolved into the world's most comprehensive data source on the global extinction risk of species। और तब से जो रेड लिस्ट है वो इवॉल्व हुई है दुनिया की सबसे ज़्यादा विस्तारित, मीन्स बहुत डिटेल में जिसमें रिसर्च किया गया हो, और एज द सोर्स ऑन द ग्लोबल एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ स्पीशीज, ठीक है। कौन कौन सी स्पीशीज कितने लेवल तक इंडेंजरमेंट के रिस्क पे है, ये सारी बातें अब मेंशन है रेड लिस्ट में। तो आप देखेंगे आगे हम स्लाइड्स में कि गवर्नमेंट, कई सारी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इवन बिजनेसेस जो कि बेस्ड होंगे एनिमल प्रोडक्ट्स पे या फिर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, वो सब इस लिस्ट की हेल्प लेती है ताकि वो अपना फ्रेमवर्क, अपना मॉडल ऑफ वर्क, जो पॉलिसीज हैं उनको डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो ये जो मिशन है, ये मिशन मैंने IUCN की वेबसाइट से पुट किया है। तो व्हाट इज़ द मिशन, उन्होंने जो पुट किया है, इट इज़ इन्फ्लुएंस करना, इनकरेज करना और हेल्प करना, असिस्ट करना सोसाइटी को कि वो कंजर्व करे, टू कंजर्व द इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। जो नेचर है जैसा है उसको काफ़ी हद तक उसी तरीके से संजो के रखना, and ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable। और अगर आप अपनी आजीविका के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो वो एक सस्टेनेबल तरीके से हो, ओके। सो एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। इक्विटेबल से मतलब है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो साथ साथ नेचर को भी ज़्यादा हानि नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल, प्रॉफिट दोनों को होना चाहिए, नेचर को भी और आपको भी। ऐसा होगा नहीं पर, और इन ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी कि आप जो भी बेनिफिट है, जो भी आप लेवरेज कर रहे हैं, जो भी आप कन्वीनियंस, कंफर्ट्स ले रहे हैं नेचर से, वो सब में इक्वली डिवाइड हो, ठीक है, इक्विटेबल। देन
IUCN दुनिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात हमने पहले भी सुन ली। सो IUCN क्या करता है, एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। IUCN सपोर्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च, मैनेज करता है फील्ड प्रोजेक्ट्स ग्लोबली। ये दुनिया भर में, विश्व भर में जगह जगह वेरियस साइंटिफिक रिसर्च और फील्ड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, मैन पावर के थ्रू, स्किल वाइज एंड सो ऑन, हमने देखा। एंड इट ब्रिंग्स गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज, कंपनीज एंड लोकल कम्युनिटीज टुगेदर। तो आप देख रहे हैं जो IUCN का वर्किंग मॉडल है, इट बिलीव्स इन द इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव मतलब सबको साथ में लाना, सबकी सहमति होनी चाहिए किसी भी डिसीजन में, ठीक है, और तभी वो कारगर होगी। तो IUCN मेंबर्स इट इंक्लूड्स बोथ स्टेट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। IUCN के जो मेंबर्स होते हैं वो NGO के भी होते हैं और जो गवर्नमेंट होती है उनके भी होते हैं। तो IUCN करती क्या है? कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज सेंट्रल टू द मिशन ऑफ IUCN। तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना ये कोर में है IUCN के। और मेन एरियाज ऑफ फंक्शन क्या है? पहला है साइंस। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, तो वो अपने वेरियस जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू वो जनरेट कर रही है इंफॉर्मेशन फॉर अदर पीपल, कुछ बाकी लोगों के लिए कि वो उस पर एक्ट कर सके उसको समझ के। ठीक है, तो साइंस। उसके बाद थ्रू एक्शन। एक्शन कैसे? कि हंड्रेड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो IUCN की वजह से कई सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में। तीसरा, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, लोगों में वो मोटिवेशन जगाना। सो थ्रू द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 1200 गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। तो IUCN के पास बहुत बड़ी वर्कफोर्स है और आप देख सकते हैं कलेक्टिव स्ट्रेंथ इसकी 1200 गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, इतने ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं। तो IUCN की प्रायोरिटी एरिया क्या है? जैसे कि हमारी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, फैमिली या फिर मनी एक्सेट्रा, उसी तरीके से IUCN की क्या प्रायोरिटी है एक और हम देख लेते हैं ब्रीफली। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से क्या मतलब समझते हैं कि कोई भी लेस से गिवन जोन है, वेस्टर्न घाट की ही बात कर लें, तो वहां पे इन अ गिवन एरिया कई सारी स्पीशीज रहती होंगी, वो सब डिफरेंट होंगे वहां पे इंडिविजुअल्स, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पे वो डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। और कहाँ पे? बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, तो इसको कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। और इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एक मिशन है IUCN का। दूसरा है क्लाइमेट चेंज को फाइट करना। क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसमय सूखा पड़ना या कहीं पे फ्लडिंग होना, ठीक है, इस तरीके को, इसको भी अवॉइड करना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा, और सारी जगह जो कि आपने आइडेंटिफाई की थी कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, अब वो भी नष्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो जरूरी है कि क्लाइमेट अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो आप एफर्ट्स डाल सकते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स में, आपका काम दिखेगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज फाइट करना। दूसरा है सस्टेनेबल एनर्जी, किस तरीके से सस्टेनेबली एनर्जी जनरेट की जाए। सस्टेनेबली मतलब विच इज लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है, बिल्कुल पॉल्यूटिंग हो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप सोलर पैनल्स की बात करें तो सोलर पैनल्स को बनाने में भी कई सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स लगते होंगे, उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, तो उसके रख रखाव में भी उसके रख रखाव में भी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो कोई भी एनर्जी जनरेशन, इट कैन नॉट बी टोटली पॉल्यूशन फ्री, ठीक है, हाँ वो लेस पॉल्यूटिंग हो सकती है या फिर उसका लेस इम्पैक्ट हो सकता है। गुड मॉर्निंग धीरज सर, प्रियंका गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा है, आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। प्रांशु सर गुड मॉर्निंग टू यू। चौथा ह्यूमन वेलबींग, ठीक है,
किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ह्यूमंस की खुशहाली की। फिर ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है? ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है कि कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिए जाए सस्टेनेबली, ठीक है, सस्टेनेबली कैसे आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स को रीप करें जिससे कम से कम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो। 1 minute guys, मैं वाप आई विल बी बैक। ओके, ठीक है, तो इट ग्रीन इकोनॉमी मोर आपका ग्रीन इकोनॉमी मोर रिलेटेड है आपके पॉलिसी मेकिंग से रेदर देन वर्किंग, ठीक है, ये काम करता है एट द मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखिए और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। अमाउंट आप आंसर गेस कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं आप कहां रॉन्ग हुए, ठीक है, पर ट्राई करना बनता है। तो ये क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है और ये वहां से लिया गया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू आईयूसीएन, आईयूसीएन के संदर्भ में एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा साइट्स। ठीक है, ये कन्वेंशन था इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा साइट्स। कौन सी बातें करेक्ट हैं? पहला, IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, IUCN ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। साइट एक इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट। ठीक है, एक बात तो ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स, IUCN कई सारे फील्ड प्रोजेक्ट्स रन करता है अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर तीसरी बात, साइट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट। तो साइट जो है, ये जो कन्वेंशन है, ये लीगली बाइंड करता है जो भी स्टेट्स इसको ज्वाइन किए हैं, जो इसके मेंबर बनने के लिए इच्छुक थे। एंड बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, पर ये नेशनल लॉज की जगह नहीं लेता है। हर नेशन अपने लॉज निर्धारित कर सकता है, ठीक है, पर उन पे क्या है, बाउंडेशन है कि वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? ठीक है, तो सुमन राठौड़ कह रहे हैं डी। तो लेट अस सी, तो यहाँ पे आपको बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि IUCN इज नॉट एन ऑर्गन, ठीक है, वो ऑर्गन नहीं है। IUCN को एक ऑब्जर्वर और एक कंसल्टेशन एजेंसी का यू कैन से उसको रोल दिया गया है। ठीक है, IUCN इज एन ऑब्जर्वर एंड अ कंसल्टेटिव एजेंसी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। इट्स इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है। साइट इज, तो फिर ये तो स्टेटमेंट गलत ही हो गया आगे। फिर IUCN रन करता है थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट, ये बात सही है, हमने ये बात पढ़ी थी अभी। ठीक है, तो सेकेंड वाली बात सही है।
उसके बाद साइट इज अ लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव जॉइंड इट। हाँ, और ये वाली बात भी सही है, ठीक है। तो आप इसे एस एन इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। तो 2 एंड 3 वाली बात सही है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके रामवीर, मुझे नहीं समझ में आया आप क्या पूछ रहे हैं, थोड़ी क्लास नहीं है क्या? ओके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्पीशीज कंजर्वेशन। तो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन हो गया, पर तब भी आपके जीके के लिए हो सकता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होगा स्पीशीज कंजर्वेशन। गुड मॉर्निंग स्नेहा। क्या लगता है सबको? क्विकली आंसर करिए, ठीक है। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपका दिमाग एक्टिवली यहाँ पे होगा और तभी आपको कॉन्सेप्ट लर्न। अगर आप समय बिता रहे हैं, इस चैनल पे हैं, इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। पूरे एफर्ट्स दीजिए ताकि आपको बार बार एक ही चीज के लिए एफर्ट्स ना लगाने पड़े, ठीक है। क्वालिटी टाइम। रेड डेटा बुक आईयूसीएन के बारे में हम बात करेंगे। अभी तो हमने आईयूसीएन के बारे में ही बात करी है ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखिए रामवीर, ठीक है। खाली दिमाग खाली कॉपी के साथ बैठना है, सब समझ में आएगा, ठीक है। जितना ले सकते हैं लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्पीशीज कंजर्वेशन क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज द हैबिटेट। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन होने से बचाएं। लेट्स से कोई हैबिटेट, कोई जंगल है, उसके बीच से कोई रोड जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। इसकी वजह से अगर लेट्स से किसी जैसे शेर होते हैं, उनका टेरिटरी होती है, ठीक है। तो अब उनकी लाइफ इम्पैक्ट होती है, वो स्ट्रेस में आते हैं और जो अच्छी बात नहीं है। तो हैबिटेट का फ्रेगमेंट होना, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, कि आप उसमें जंगल की लकड़ियां काट के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वो कर सकें तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होगा अगर आपको स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए लेना है तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज हैबिटेट कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। कौन सा इंडियन इकोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशन एक्टिविस्ट 4 सितंबर 2016 को फर्स्ट एशियन बना था टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस हेरिटेज हीरोज अवार्ड बाय आईयूसीएन? उनकी फोटो भी है यहाँ पे। क्या लगता है? नाम सबके सेम है, बस उनका सरनेम चेंज हो गया है। तो क्या कोई पहचान सकता है कौन है ये? सो ये है विभूति लाहकर, ठीक है। सो ये फर्स्ट एशियन है जिनको हेरिटेज हीरोज अवार्ड किया गया आईयूसीएन के द्वारा। हेरिटेज हीरोज अवार्ड किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट, जहाँ पे हेरिटेज साइट्स को, हेरिटेज जो भी बायोडाइवर्सिटी एरियाज है, उनको कंजर्व करने के लिए जब रिकॉग्नाइजेबल एफर्ट कोई करे तो, ठीक है। और उनके सामने बहुत सारी बाधाएं आए, उन सबको फाइट करते हुए भी कोई कंजर्वेशन एफर्ट्स जिनके रिकॉग्नाइज किए जाएं, उनको ये अवार्ड मिलता है। तो विभूति लहकर पहले एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके अब हम बात करने वाले हैं प्लांट के रिगार्डिंग द रेड डेटा बुक। तो हमने बात कर ली कि रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक में अंतर क्या है। रेड लिस्ट एक कॉम्पैक्ट लिस्ट है, ठीक है, क्विक रेफरेंस के लिए। और रेड डेटा बुक कॉम्प्रिहेंसिव, वहां पे डिटेल में बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। स्पीशीज के बारे में, टैक्सा के बारे में बहुत विस्तृत रूप में जानकारी प्रेजेंट है। ओके तो रेड डेटा बुक के बारे में बात कर लेते हैं। Species just as threatened are listed by various agencies as well as some private organization। तो रेड डेटा बुक में एंट्री किसी के भी द्वारा हो सकती है। तो जो भी स्पीशीज की जजमेंट होती है कि वो खतरे में है कि नहीं, तो जो भी स्पीशीज थ्रेटेंड जज की जाएगी, ठीक है, थ्रेटेंड,
उनको लिस्ट कर दिया जाता है बाय वेरियस एजेंसीज एज वेल एज बाय सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एंट्री के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। और कैसी स्पीशी होनी चाहिए? थ्रेटेंड। देन द मोस्ट साइटेड ऑफ दिस लिस्ट इज द रेड डेटा बुक। और सबसे ज्यादा जो साइटेड बुक है जिसको रेफर किया जाता है बार बार साइंटिफिक टेक्स्ट में, वो है रेड डेटा बुक। और ये कोई बाउंडेड बुक नहीं है, नाम भले इसका रेड डेटा बुक है पर ये कोई बंधी हुई किताब नहीं है कि इट इज अ लूज लीफ। ठीक है, सारे पन्ने अलग, जैसे कि आप एक स्पाइरल कॉपी मेंटेन करते हैं जिसमें आप पन्ने जोड़ सकते हैं। ओके, सो लूज लीफ वॉल्यूम है ये, जिसमें इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ स्पीशीज, आप इसमें स्पीशीज की करंट इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अभी स्टेटस क्या है उस स्पीशीज का। ठीक है, तो इस बुक को आप कॉन्स्टेंटली, ये हमेशा अपडेशन में रहती है। तो ये कोई बाउंडेड किताब नहीं है, ये लूज लीफ है। ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन काटी छाटी जा सकती है रेगुलर इंटरवल्स में। तो दिस वॉल्यूम इज कंटिन्यूअसली अपडेटेड, ये कंटिन्यूअसली अपडेट की जाती है एंड इशूड बाय द IUCN। और ये कहाँ से इशू होती है? IUCN के द्वारा। उसका जो वो लोकेशन है दैट इज मॉक्स, स्विट्जरलैंड। सो रेड का मतलब क्या होता है? तो इसका नाम रेड डेटा बुक क्यों पड़ा, पहले हम ये देख लेते हैं। रेड का मतलब है सिंबल ऑफ डेंजर। ठीक है, रेड सिंबल ऑफ डेंजर होता है। दैट द स्पीशीज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंटली एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ग्लोब। तो जो भी जानवर या पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी हैं, जो भी डेंजर में होंगे, जिनकी लाइफ, जिनका एग्जिस्टेंस आगे पॉसिबल है कि नहीं, भविष्य नहीं दिखता है जिनका, उन सबको रेड डेटा बुक में जगह मिली है। ठीक है, हो सकता है उनको बचाया जा सके अगर कंजर्वेशन एफर्ट लिए जाए, वो हो सकता है कि नहीं भी। ठीक है, तो हमें पता होते हुए भी कई बार हम स्पीशीज को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये भी कंसिडर करना पड़ता है कि हमें अपने जो लोग हैं, किसी भी देश के लोग, गवर्नमेंट को उनको प्रायोरिटी भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए कुछ स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो रही हैं और उनको बचाने में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी या फिर किसी तरह की फिजिबिलिटी स्टडी में दिक्कतें आती हैं, तो फिर उनको कंजर्व या प्रोटेक्ट नहीं भी किया जाता है। और ये सच है। ठीक है, कड़वा सच है। So the Red Data Book was first issued by 1966। तो पहली रेड डेटा बुक कब आई थी? 1966 में, by the IUCN's Special Survival Commission as a guide for formulation, preservation and management of species listed। और ये क्यों आई थी? इसका पर्पस क्या था? ताकि जो लोग हैं, जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्शन ले सकें, वो कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकें प्रिजर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। हाँ, आप हो सकता है कि किसी की एक्सटिंक्शन रेट को डिले कर दें। ठीक है, अब आप जिस रेट से कहीं पे माइनिंग कर रहे थे उस रेट को डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर वहां पे कुछ बंदिशें ला सकते हैं वर्किंग एथिक्स में। इन दिस बुक, ठीक है, जो रेड डेटा बुक है, इंफॉर्मेशन फॉर इंडेंजर्ड मैमल्स एंड बर्ड्स आर मोर एक्सटेंसिव। ठीक है, जो भी इंडेंजर्ड है, जो भी खतरे में है, विनाश की तरफ है, वो सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन इज मोर एक्सटेंसिव, उनके बारे में ज्यादा विस्तार में लिखा हुआ है देन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। ये किसी और एनिमल या प्लांट के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये रेड डेटा बुक है, ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके बारे में बात कर रहा है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, अभी तक आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे मैंने माइक्रोब्स का नाम नहीं लिया है। माइक्रोब्स, ये एक लिमिटेशन है रेड डेटा बुक की कि हम माइक्रोब्स को क्लासीफाई करना, और मतलब देयर कैन बी सेवरल वेज। ठीक है, किस पर्सपेक्टिव से क्लासीफाई किया जाए, दैट इज अ चैलेंज। इसलिए IUCN रेड डेटा बुक में माइक्रोब्स के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जगह नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द लिमिटेशंस। So coverage is also given to less prominent organism facing extinction। इसके साथ साथ जो endangered है, उसके साथ साथ जो less prominent organism है उनको भी जगह दी गई है। नमस्ते मोनिका।
द पिंक पेजेस इन द पब्लिकेशन इंक्लूड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो जो भी स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड होंगी उनको पिंक पेजेस पे बताया गया है। नाउ एज द स्टेटस ऑफ द स्पीशीज चेंजेस, जैसे जैसे स्पीशीज का स्टेटस चेंज होता है नए पेजेस सब्सक्राइबर्स को भेजे जाते हैं। जो भी सब्सक्राइब कर रखे हैं IUCN के इस वॉल्यूम को, उनको ये नए पेजेस या नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। ग्रीन पेजेस बताती है उन स्पीशीज के बारे में जो कि पहले इंडेंजर्ड थे बट हैव नाउ रिकवर्ड टू अ पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर थ्रेटेंड। पर अब वो रिकवर हो चुके हैं और ऐसे रिकवर हुए हैं कि अब वो ज्यादा इंडेंजर्ड नहीं है, नो लॉन्गर इंडेंजर्ड। तो आपको क्या लगता है कि पिंक पेजेस पे ज्यादा होंगे कि आपको ग्रीन पेजेस एडिशन ज्यादा दिखेंगे? तो इट इज वेरी सैडनिंग टू नो कि ग्रीन पेजेस में अपडेशन कम ही होता है एंड मोर प्रोमिनेंटली वहां पे ग्रीन पेजेस से ऑर्गेनिजम्स हटते ही, स्पीशीज या फिर ऑर्गेनिजम्स वहां से डिलीट ही होते हैं मोर प्रोमिनेंटली। पिंक पेजेस का नंबर बढ़ता जा रहा है एज वी आर एक्सपैंडिंग, हमारी टेक्नोलॉजी एक्सपैंड कर रही है, हम कह रहे हैं सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हो रहे हैं। उस सिविलाइजेशन के चक्कर में आप जो पिंक पेजेस है जिसको हमने डिफाइन किया इंडेंजर्ड स्पीशीज बताने के लिए, उनका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और ग्रीन पेजेस का नंबर कम होता जा रहा है। NTA स्कोर का आइडिया, लेट अस वेट मोनिका। ठीक है, अभी तो NTA स्कोर आया है, हमें वेट करना चाहिए रिजल्ट का। ओके, इसमें बेटर कमेंट आपको CSIR के सेशन में मिलेगा। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर CSIR, हम अभी CSIR की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फोकस है उस फोकस के साथ पढ़िए, अभी इधर की बात है क्यों सोचना। ठीक है, आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें उसे क्वालिफाई करना है। जो हो गया सो हो गया, अब क्या होगा वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब सारा गेम तो या अब गेंद CSIR के पाले में, तो लेट इट बी। ठीक है, तो आप कभी किसी और सेशन में CSIR के सेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइन, चलिए अब डिग्री ऑफ एंडेंजरमेंट की बात कर लेते हैं। हमने रेड डेटा बुक की भी बात कर ली है, अब बात कर लेते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशंस है रेड डेटा बुक में। तो ये जानना कि स्पीशीज वाई दे हैव गॉन एक्सटिंक्ट, क्यों कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है इन द पास्ट, ये हमें हेल्प करती है समझने में कि आगे भी क्या सेम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि कॉमनैलिटी तो दिखेगी दिखेगी, बायोलॉजिकल वर्ल्ड है। तो वाई स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन द पास्ट, ये मदद करती है टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स दैट आर लाइकली टू थ्रेटन स्पीशीज विथ एक्सटिंक्शन टुडे। आज के ज़माने में और जो स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, हम उनका पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1963 में IUCN ने एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन डेवलप किया था। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखा कि डियर जो ब्लैक बक है वो इतना इंडेंजर्ड है, वो भी इंडेंजर्ड है, ये भी इंडेंजर्ड है, आप ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, आपको एक सर्टेन मेजर अलॉट करना पड़ेगा। जैसे कि आप नापते हैं किसी भी बिल्डिंग का एरिया, ठीक है, वहां पे आप एक मेजरिंग स्केल लेते हैं, वैसे आप उसके हिसाब से बताते हैं ये कितने स्क्वायर फीट में बना है। उसी तरीके से हमें इंडेंजरमेंट का भी एक मेजरमेंट क्रिएट करना होगा और ये मेजरमेंट लेके आया था IUCN 1963 में। ठीक है, और इंडेंजरमेंट का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बताया था। और ये क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द डिग्री ऑफ थ्रेट टू डिफरेंट लिविंग स्पीशीज। ठीक है, कितना थ्रेट है किसी भी लिविंग स्पीशीज को। तो फॉर्म के लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जब अगली नोटिफिकेशन आएगी रेगुलर विजिट करते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। राइट नाउ आई डू नॉट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट सुमन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को आंसर करिए। इनमें से कौन से रीजन है फॉर स्पीशीज डिप्लीशन? किसी भी स्पीशीज का नंबर कम होना किसी भी लोकेलिटी में क्या रीजन हो सकता है, बताइए।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर चाहिए। सुमन सी कह रहे हैं, लेट अस सी। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग रीजन फॉर स्पीशीज डिप्लीशन, हैबिटेट डिप्लीशन, ऑफ कोर्स ये तो प्रोमिनेंट रीजन है। उसके बाद इन सीटू कंजर्वेशन, ये तो कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात कर रहा है कि इन प्लेस जहां पे जो प्रजाति पाई जाती है, जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उस प्लेस को ही कंजर्व कर देना, उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसी तरीके से एक और होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन जैसे कि बोटेनिकल गार्डन क्रिएट करना, आप किसी भी प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के एक पार्टिकुलर साइंटिफिक एरिया में, डेजिग्नेटेड एरिया है जहां पे कई सारे इंडेंजर्ड प्लांट्स को आपने रखा है, तो बोटेनिकल गार्डन एक एक्स सीटू कंजर्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, उसका पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी यस, इट इज ऑल्सो अ रीजन। इन्वेसिव स्पीशीज का इंट्रोडक्शन इन एनी एरिया, क्योंकि इन्वेसिव स्पीशीज का कोई कॉम्पिटिटर होगा नहीं, एंड ऑल्सो हो सकता है कि इसके पास एडवांटेजेस ट्रेड्स हो, कैरेक्टर हो, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैल जाए। ठीक है, और बहुत एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करे, जो कि वहाँ की नेटिव स्पीशीज नहीं कर पा रही है। तो उससे क्या होगा, जो ओरिजिनल स्पीशीज थी उनको हार्म होगा, उनका नंबर कम होगा। ठीक है, तो PRS नेशनल रिजर्व ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, PRS ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन सी है। तो सुमन, राजीव, प्रिया, सकाराम, प्रियंका, राजकुमारी, आप सब सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द इंडेंजरमेंट, वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देखें टोटल 9 कैटेगरीज हैं। अगर आप शुरू करें, नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड स्पीशीज किस में आते हैं, रेड लिस्ट में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे खतरा बढ़ रहा है। अगर आप इसको देखें डेंजर को, तो डेंजर क्या हो रहा है, डेंजर का ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है एक्सटिंक्शन का, अगर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें से भी नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, ये एक उसमें आएंगे। ठीक है, अभी हम आगे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ इंडेंजरमेंट आगे बात करते हैं। तो स्पीशीज में भी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो सकता है सबसे अच्छा। ठीक है, और ये जो 2 लेटर कोड है ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉट इवेल्युएटेड एनी, डेटा डेफिशिएंट DD, लीस्ट कंसर्न LC से, नियर थ्रेटेंड NT से, वल्नरेबल VU, इंडेंजर्ड EN, क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड EW, एक्सटिंक्ट EX। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिएगा, जो 2 लेटर कोड है ये याद रखना है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको आता हो पर आपको 2 लेटर कोड याद ना था, तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। सो स्पीशीज में भी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, हो सकता है स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो वाइल्ड में, बट दे कैन सर्वाइव ओनली इन द कैप्टिविटी और इन कल्टीवेशन। तो हमने एफर्ट्स लिए, साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया है उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, थ्रेटेंड स्पीशीज इन द वाइल्ड में भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। तो अभी हमने बात की एक कैटेगरी की, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड EW की। ठीक है, तो थ्रेटेंड स्पीशीज क्या हो सकते हैं, वो या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकते हैं या तो वल्नरेबल हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्क दे फेस, किस तरीके का रिस्क वो फेस करें। क्या उनके एक्सटिंक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, या हाई रिस्क है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क और हाई रिस्क, 3 कैटेगरी हो गई। तो थ्रेटेंड स्पीशीज की कैटेगरी में हम देखेंगे क्रिटिकली, वेरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। ठीक है, ऐसे ही कुछ देखेंगे आगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी 9 क्लासेस हैं यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अच्छा, और आपके स्पेशल नोटिस वाली बात क्या है, आप देखिए सारी की सारी स्पीशीज
सारी की सारी स्पीशीज यहाँ पे ट्राई की गई हैं दिखाने के लिए। उसमें से जिनका इवैल्यूएशन हुआ है वो कौन कौन सी हैं? इवैल्यूएशन हुआ है इन सब का, ठीक है, एक्सटिंक्ट से लेके डेटा डेफिशिएंट तक का। उसमें से भी आप क्लासिफाई तो उनको कर सकते हो ना जिनके बारे में आपके पास डेटा हो। तो जिनका भी डेटा हमारे पास एडुकेट या सफिशिएंट अमाउंट में है, हम सिर्फ उनकी बात करते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं उसमें भी एक्सटिंक्शन रिस्क नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। तो लीस्ट कंसर्न, हमारे जो काम की बातें हैं वो है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड। फिर थ्रेटेंड कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का रिस्क है, ठीक है। और फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड से मतलब है जो कैप्टिविटी में तो पाए जाते हैं उनको हमने सजो के रखा है, पर ओरिजिनली नेचर में वो नहीं अब है, ठीक है, दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। अब हम इनको थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। तो थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर ये 3 पॉइंट्स हैं, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटिंक्ट की। एक्सटिंक्ट के बारे में देख लेते हैं ब्रीफली रिमार्क्स। अ टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट, कोई भी टैक्सॉन एक्सटिंक्ट करार तब दिया जाएगा जब देयर इज नो रीजनेबल डाउट, किसी तरीके का संदेह ना हो कि दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, इस बात में कि उसका लास्ट इंडिविजुअल भी डेथ, उसकी डेथ हो चुकी है। A taxon is presumed extinct when exhaustive surveys is known and or expected habitat। तो आपने सारे तरीके के सर्वेस कर लिए, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट टाइम्स पे भी, दिन रात का अगर लेट्स से कोई ऑर्गेनिज्म था, उसका पैटर्न क्या मींस का जो पैटर्न है, लाइफ पैटर्न, वो दिन रात वाला है, पीरियोडिसिटी सीजनल है या एनुअल है, आपने सारी चीजें देख ली, ठीक है, आपने सर्वे करके देख लिया जहां पे वो पाए जाते थे। मोस्ट प्रोबेबली थ्रू आउट इट्स हिस्टोरिक रेंज, जहां जहां वो पाए जा सकते हैं और जहां जहां पाए जाते थे, उन सारी जगह आपने इनकी खोज करके देख ली, पर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला उनका। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? ना ही कैप्टिविटी में है, ना ही आपके साइंटिफिक कलेक्शन में है। जैसे आपने क्रायो प्रिजर्वेशन कर दिया, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर दिया, ऐसा भी नहीं है। किसी भी तरीके से वो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज आपके पास नहीं है, नॉट इन द वाइल्ड, नॉट इन द कैप्टिविटी। तो उनको क्या कहा जाता है? एक्सटिंक्ट, EX से दिखाया जाता है। उसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी, ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड किसके लिए होगा? कि नोन ओनली टू सर्वाइव इन द कल्टीवेशन, उनको आप आर्टिफिशियली जिंदा रखें, ठीक है, आपने उनको बहुत सारी सहूलियतें दे रखी हैं और वो वहीं पे पनप रहे हैं, पर वाइल्ड में वो नहीं पाए जाते हैं। इन कल्टीवेशन कैप्टिविटी एज ए नेचुरलाइज पॉपुलेशन वेल आउटसाइड द पास्ट रेंज, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं पाए जा रहे हैं, वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, तो वापस से वही बात लिखी है जो एक्सटिंक्ट के लिए लिखी थी कि दे आर प्रेज्यूम्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया, ठीक है, बहुत ही एग्जॉस्टिव एनालिसिस किया, जहाँ पे वो पाए जा सकते थे, पाए जाते होंगे, उन सारे हैबिटेट्स में किया, और फिर उनके जो हैबिट्स हैं, जो डेली लाइफ के हैबिट्स हैं, उसके बेसिस पे सीजनल, डायूर्नल से मतलब है डे नाइट, एनुअल, सारे पैटर्न स्टडी किए, सारे हिस्टोरिक रेंजेस जहाँ जहाँ पाए जाते थे और अभी पाए जाते हैं, सब चीज़ों में, पर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ये वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गए। उसके बाद तीसरी कैटेगरी, हमने 2 कैटेगरी बात कर ली, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब ये जो कैटेगरी है थ्रेटेंड कैटेगरी, ठीक है, इसके बारे में रेड डेटा बुक है, जो गायब हो चुके हैं आप उनके बारे में बता के क्या करेंगे, ठीक है। तो रेड डेटा बुक मेजरली, ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड को भी जगह है, पर थ्रेटेंड कैटेगरीज के बारे में ज़्यादातर है, ठीक है, तो इस पे एम्फेसिस रहना चाहिए। और थ्रेटेंड कैटेगरीज में क्या हो सकती है? 3 कैटेगरी जिनके बारे में एडिक्वेट डेटा प्रेजेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ठीक है। और उसके बाद होती है नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न, ये खतरे वाली रेंज में नहीं है, ये तो इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्राइटेरिया क्या है इस
थ्रेटेंड कंडीशन, ये थ्रेटेंड वाले कैटेगरी में आने के लिए, इन तीनों क्लासेस में आने के लिए जो कंडीशंस है या क्राइटेरियाज है वो 5 है। ठीक है, पहला है पॉपुलेशन का रिडक्शन होना। ठीक है, और कुछ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके नीचे जाने पे आप उनको इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीशीज की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस में बैठ रहे हैं, सुटेबली बैठ रहे हैं। यस, ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रही है, आप लिंक पे क्लिक करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट चल भी रही है। ठीक है राजीव, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पॉपुलेशन रिडक्शन। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज। ठीक है, कि वो किसी पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं। अब वो एरिया कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा हम किस कैटेगरी में रखने वाले हैं। तीसरा है स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइन। पॉपुलेशन साइज का छोटा होना या फिर उसका बहुत तेजी से डिक्लाइन होना, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा तेज हो। चौथा, वेरी स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन। बहुत छोटी पॉपुलेशन होना या बहुत ही सीमित पॉपुलेशन होना, जिसकी वजह से हो सकता है रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस इतना ना हो क्योंकि इतने सारी चॉइस अवेलेबल नहीं है। और जो जीन पूल है दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, और जब रिस्ट्रिक्ट होगा तो वेरिएशन ज़्यादा नहीं होंगे, वेरिएशन ज़्यादा नहीं होंगे तो अब जी कम वेरिएशंस की वजह से हो सकता है अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो अब ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव इतना ज़्यादा सूटेड नहीं होगा, वेल अडॉप्टेड नहीं होगा सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है ताकि एक हेल्दी जीन पूल मेंटेन हो सके। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इन सब की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर पढ़ते ही वो किस में क्लासिफाई हो जाते हैं, रेड लिस्ट की कैटेगरी में। लेट अस सी। तो जो पहला है रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज है, तो ये क्लॉज है A1 A2 4। तो इनमें से कोई भी सेटिस्फाई हो तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की, पहली, दूसरी है इंडेंजर्ड की और तीसरी है वल्नरेबल की। तो क्या होना चाहिए, अगर पॉपुलेशन का रिडक्शन मोर देन 90% हो इन द लास्ट 10 ईयर्स और 3 जनरेशन, जहाँ पे कि कॉजेस रिवर्सिबल है और जाने जाते हों, और अब पॉपुलेशन रिडक्शन रुक चुका हो। ठीक है, तो वो किस में आएंगे, क्रिटिकली इंडेंजर में, जहां पे सिर्फ लेस देन 10%, क्योंकि 90% तो आबादी पॉपुलेशन डिक्रीज हो चुकी है, तो लेस देन 10% बची होगी। पर अच्छी बात क्या है कि लास्ट 10 साल में या फिर पिछले 3 जनरेशन में उनका डिक्लाइन रुक चुका है, और जो रीजन था डिक्लाइन का वो भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है। दूसरा कि रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, वापस से अगर पॉपुलेशन साइज में डिक्लाइन हो और वो भी कितना 80% से ज़्यादा, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगी स्पीशीज अगर 10 साल या 3 जनरेशन्स में, जो पिछली 3 जनरेशन है, कॉजेस जो भी है रिडक्शन के, पॉपुलेशन रिडक्शन की, वो जाने नहीं गए हों और उनको वो इरिवर्सिबल से हों। ठीक है, दे आर नॉट रिवर्सिबल, आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर उनको नहीं जाना गया हो, क्या है वो, और या फिर अभी भी चल रहा हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसी ये पहली कैटेगरी है या पहला क्राइटेरिया है पॉपुलेशन रिडक्शन। हमने यहाँ पे 5 कैटेगरी की बात की थी, उसमें से पहला है पॉपुलेशन रिडक्शन। इसी तरीके से बाकी भी हैं। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे ये वैल्यूज अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी भी कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकती है स्पीशीज, इंडेंजर्ड हो सकती है या फिर वल्नरेबल हो सकती है। ये वैल्यू आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे थ्रेटेंड स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। ठीक है, दूसरा क्या है, स्मॉल रेंज, कि वो कहाँ तक पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है स्मॉल रेंज का मतलब एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, एक्चुअली रहते हैं। ठीक है, तो अगर लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, उनका जो ऑक्यूपेंसी है वो लेस देन 100 स्क्वायर किलोमीटर हो, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होंगे। और क्या है क्राइटेरिया, कि इनमें से कोई भी 2 बातें सही हों उनके लिए।
सीवियर फ्रैगमेंटेशन हो, उनके हैबिटेट का सीवियर फ्रैगमेंटेशन हुआ हो, या कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा हो, ठीक है, जैसे कि आप पेड़ काट रहे हो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा हो। अगर इनमें से जो 3 हैं, एक्सट्रीम पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या पॉपुलेशन सीजन के साथ साथ या समय के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है, स्टेबल नहीं हुई, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी 2 बात सही हो जाए और उनका जो ऑकरेंस का एरिया है वो लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर होगा तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। इसी तरीके से इंडेंजर्ड की भी कैटेगरी है और वल्नरेबल की भी कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया है स्मॉल एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का, ठीक है। आप ये सब देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप ये वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अभी समय की कमी है, उसको देखते हुए मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ। थर्ड है डी पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट वेरी स्मॉल पॉपुलेशन या वेरी स्मॉल रेंज, और यहाँ पे क्वालिफायर्स लिखे हैं क्रिटिकली वेरी स्मॉल पॉपुलेशन विच इज लेस देन 50 इंडिविजुअल, ठीक है, लेस देन 50 हो तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होंगे। यहाँ पे मैच्योर इंडिविजुअल्स का नंबर लेस देन 50 हो। तो जो भी पांचों क्राइटेरिया हैं उन पांचों में से कोई भी क्लॉज सेटिस्फाई हो गया तो आप डेफिनेटली उस स्पीशीज को इन 3 कैटेगरीज में से किसी में भी क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पांचवी है एस्टिमेटेड एक्सटिंक्ट रिस्क, ठीक है। एस्टिमेटेड एक्सटिंक्शन रिस्क कि एटलीस्ट 50% कि क्या रिस्क है उनके एक्सटिंक्शन का। अगर 50% चांस हो अगले 10 साल में या आगे आने वाली 3 पीढ़ियों में तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगी। अगर एस्टिमेटेड एक्सटिंक्शन रिस्क, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके एक्सटिंक्ट होने की, अगर 50% से ज़्यादा हो, ठीक है, एटलीस्ट, या फिर 50% या 50% से ज़्यादा तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाती है। इसी तरीके से वल्नरेबल कब होगी, जब कम से कम 10% हो पर 100 सालों में, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए और इसको आंसर करिए। क्वेश्चन है कि जो शॉर्ट फॉर्म है CR, व्हाट इट मींस, स्पीशीज के रिगार्डिंग क्या मीन करता है, इसका आंसर बताइए। ये क्विकली गाइस, फिर हम सेशन एंड करेंगे। एक्रोनिम CR क्या मीन करता है फॉर अ स्पीशीज। अगर कोई स्पीशीज CR है, CR की कैटेगरी में है तो क्या मतलब होगा। थैंक यू वंदना, और हम भी चाहेंगे आप भी बहुत सक्सेस पाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जो भी एफर्ट्स हम दे सकते हैं वी ट्राई टू गिव अवर 100%, नॉट 100%, कोई भी 100% नहीं दे सकता है, और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में तो 100% अचीव करना भी इम्पॉसिबल है, ठीक है, लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो थैंक यू वंदना, और हम भी चाहेंगे अगर हम इतनी एनर्जी पुट कर रहे हैं तो आप भी अपने कैरियर को लेके उतनी एनर्जी पुट करें, और अगर हमारी हेल्प लगती है तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सुमन राठौर ए कह रहे हैं, ज्योति ए कह रहे हैं। लेट अस सी द एक्रोनिम CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये सबसे हाईएस्ट क्लासिफिकेशन है थ्रेटेंड स्पीशीज की कैटेगरी में, ठीक है, विच आर फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको ये बात नहीं भी पता थी तो बाकी तो हम देख ही सकते हैं। ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, ये कैसे पॉसिबल है, हम तो बात कर रहे हैं जो जीवित हैं, है ना। तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट तो आंसर नहीं हो सकता है। सी, लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, वो लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, हम तो इंडेंजर्ड की बात ही कर रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो हमें बेस्ट आंसर चुनना होता है। उसके बाद हैज नॉट येट बीन इवेल्युएटेड, तब तो हम उसे DD की कैटेगरी में रखते या फिर इट वाज आउट ऑफ द गेम, ठीक है। आंसर क्या हो गया, लॉजिकली सेइंग ए आंसर बनता है। गुड, चलिए आगे आगे हम बात कर लेते हैं IUCN क्लासिफिकेशन की। अब नियर थ्रेटेंड पे आते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड,
क्रिटिकली या फिर थ्रेटेंड स्पीशीज में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल सबसे लीस्ट है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला स्पीशीज ग्रुप होगा। ठीक है, नियर थ्रेटेंड की बात कर लेते हैं। सो इफ यू रिमेंबर, हम इसे वापस से एक बार रेफर कर लेते हैं। नियर थ्रेटेंड कहाँ आ रहा है? जिनके बारे में एडिक्वेट डेटा तो प्रेजेंट है पर अभी वो कंसर्न लायक नहीं है, मतलब यू आर नॉट फाइंडिंग देम मच टू बी कंसर्न अबाउट। ठीक है, पढ़ लेते हैं, रिमार्क्स देख लेते हैं क्या कह रहा है और उसी हिसाब से बात करेंगे। So a taxon is near threatened when it has been evaluated against the criteria. तो आप क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसे इवेल्युएट करते हैं और तब उसे नियर थ्रेटेंड डालेंगे, पर वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल। फॉर नाउ प्रेजेंटली वो इन तीनों कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली वो किसी भी तरीके से थ्रेशोल्ड के नीचे नहीं जा रही है, तो ऐसी स्पीशीज क्या होंगी? नियर थ्रेटेंड। अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में हो सकता है। बट इन क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर और इज लाइकली टू क्वालिफाई फॉर अ थ्रेटेंड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। पर हो सकता है कि वो फ्यूचर में क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो उनको क्या कहा? नियर थ्रेटेंड। तो हमने देखा थ्रेटेंड स्पीशीज, तो हमने थ्रेटेंड स्पीशीज में तीन क्लास देखी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? नियर थ्रेटेंड की। ठीक है, तो नियर थ्रेटेंड कब ये बन जाए पता नहीं, फ्यूचर में पर बन सकती है, अभी तो नहीं है। पर लीस्ट कंसर्न जिसके बारे, ठीक है, इसके बारे में भी, इस स्पीशीज जो भी कैटेगरी, इस कैटेगरी में पढ़ने वाली जो भी स्पीशीज होंगी उनके बारे में भी डेटा सफिशिएंटली प्रेजेंट है, तो हम इसे आईयूसीएन क्लासिफिक कंजर्वेशन प्रायोरिटी में रख सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी सोचा जा सकता है। A taxon is least concern when it has been evaluated against the criteria। फिर से आपने क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेल्युएट किया और वो किसी में नहीं पड़ रही थी, ना ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, ना ही इंडेंजर्ड में, ना ही वल्नरेबल, ना ही नियर थ्रेटेंड में। तो उनको क्या कहा? लीस्ट कंसर्न वाली। और जिनके बारे में आप पता ना हो तो उनके बारे में आप क्या ही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो बाकी दो है उनके बारे में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं ये पॉइंट भी। वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट टैक्सा, तो ये कैसी है? ये टैक्सा कैसा होता है? ये वाइड स्प्रेड है और अभी अबंडेंट है, और ये इंक्लूड सच टैक्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी। तो जो फ्यूचर में थ्रेटेंड हो सकता है उसको हमने नियर थ्रेटेंड रखा है, नाम में ही सब चीज छुपी हुई है। अब डेटा डेफिशिएंट, अब जब डेटा नहीं है तो फिर के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं ऐसा रिमार्क। A taxon is data deficient when there is inadequate information, जब उसके बारे में प्राप्त इंफॉर्मेशन, पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो। टू मेक अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट, आप किसी तरीके का असेसमेंट नहीं कर पा रहे कितने रिस्क में है। ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन स्टेटस। अ टैक्सॉन इन दिस कैटेगरी में बी वेल स्टडीड, तो जो टैक्सॉन है इस कैटेगरी में बहुत अच्छे से, मे बी वेल स्टडीड, हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से उनके बारे में पता हो हमें, एंड इट्स बायोलॉजिकली वेल नोन। पर अप्रोप्रिएट डेटा ऑन अबंडेंस या फिर वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हमारे पास नहीं है। द डेटा इज इनसफिशिएंट, डेटा इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो वो डेटा डेफिशिएंट, तो इसके बारे में हमें डीडी वाली कैटेगरी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ जानिए, डेटा इनएडुकेट है, पर हम ये नहीं नकार सकते कि वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती, हो सकता है वो थ्रेटेंड हो, पर अभी तक हमने पूरी एनालिसिस नहीं की है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दुनिया में अभी तो हमें बहुत सारी स्पीशीज पता ही नहीं है। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट की अगर बात करें, विच आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, कि वो इतना बड़ा है, इस वेरी लार्ज फॉरेस्ट, अभी हमें वही नहीं पता है कि उसमें कितनी सारी स्पीशीज हैं और कितनी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी होंगी। जब हम बात कर रहे हैं अभी कितनी एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी ये भी नहीं पता है। तो डेटा इज नॉट प्रेजेंट सफिशिएंटली, डाटा डेफिशिएंट।
लिस्टिंग ऑफ टैक्सा इन दिस कैटेगरी इंडिकेट्स दैट मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, डेटा डेफिशिएंट, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड एक्नॉलेजेस द पॉसिबिलिटी दैट फ्यूचर रिसर्च विल शो दैट थ्रेटेंड क्लासिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट। क्या हम नहीं कह सकते कि थ्रेटेंड है कि नियर थ्रेटेंड है, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं की जा सकती। सो डेटा डेफिशिएंट इज देयरफॉर नॉट अ कैटेगरी ऑफ थ्रेट। तो ये हम इसे थ्रेट, जिसको हम जानते नहीं तो वो थ्रेट कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर है नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट से भी गया गुजरा है, नॉट इवेल्युएटेड। A taxon is not evaluated when it has not yet been evaluated against the criteria। अभी तक उसके बारे में तो इवेल्युएशन की चर्चा भी नहीं चालू हुई। डेटा डेफिशिएंट में आप जानते तो थे उस स्पीशीज को, नॉट इवेल्युएटेड में तो अभी तक कि उसके बारे में चर्चा करना है कि नहीं करना है, इसी पे डिसीजन चल रहा है, ठीक है। इट हैज नॉट येट बीन इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया, उसको अभी तक आपने क्राइटेरिया के अगेंस्ट रखा ही नहीं है, तो नॉट इवेल्युएटेड। ऐसे जितने भी अननोन स्पीशीज है वो सब नॉट इवेल्युएटेड में आ जाएगी, एनी कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये इन शॉर्ट है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से क्विकली एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 9 नहीं लिखे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, बाकी दो तो उनके बारे में एडुकेट डेटा नहीं है, तो उनके बारे में बात करना भी सही नहीं होगा, ठीक है। एक्सटिंक्ट, नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैड डाइड। ये शॉर्ट में समरी है कि कोई डाउट ही नहीं है मन में कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कि नॉन वर्ली टू बी प्रेजेंट इन द कैप्टिविटी या फिर कल्टीवेशन, यानी आपने जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वहीं पे पाए जाते हैं और वाइल्ड में नहीं पाए जाते, तो वो ईडब्ल्यू कैटेगरी में होंगे, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क फेस कर रहे हो, एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड में बहुत एक्सट्रीमली हाई रिस्क फेस कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो सीआर कैटेगरी में रखे जाएंगे। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड विच आर फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, वो एक्सट्रीमली हाई तो नहीं पर हाँ वेरी हाई रिस्क तो फेस कर ही रहे हैं। उसके बाद वल्नरेबल, वल्नरेबल वो है जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन वाइल्ड में फेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है लास्ट 2 कैटेगरी जिनके बारे में डेटा अवेलेबल होता है, दैट इज नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो नियर थ्रेटेंड के बारे में बात करें तो दे आर क्लोज टू क्वालिफाइंग और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर अ थ्रेटेंड कैटेगरी द नियर फ्यूचर। तो वो लाइकली है कि अभी अभी तो थ्रेटेंड नहीं है पर फ्यूचर में थ्रेटेंड हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगली 2 क्लास लीस्ट कंसर्न और डेटा डेफिशिएंट, उनके बारे में बात करें तो उससे पहले या ठीक है, लीस्ट कंसर्न का मतलब पॉपुलेशन स्टेबल है, ठीक है, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी अच्छी बात है। पॉपुलेशन स्टेबल इनफ दैट इज इट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, कि फ्यूचर में एक्सटिंक्शन हो या रिस्क वो फेस करें एक्सटिंक्शन का, ऐसा बहुत अनलाइकली है। सो ये भी आपको नेट पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे, ठीक है। तो आप यहाँ तक ले सकते हैं। अगले पेज में मैंने यहाँ जो पोर्शन मेरे पीछे इंफॉर्मेशन की छुप जा रही है वो मैंने अगले पेज में रखी है, ठीक है। आप वीडियो स्टॉप करके हमेशा रेफर कर सकते हैं। मैं आपको बस यहाँ पे ग्लिम्स दे रहा हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है और आप ये किस किस चीज़ के लिए रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सुमन, लीस्ट कंसर्न जो कि स्टेबल है, ठीक है, थ्रेट नहीं फेस करती है इन द फ्यूचर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। डेटा डेफिशिएंट जिसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो, ठीक है। इनफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट, इंफॉर्मेशन इज देयर बट नॉट इनफ, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेड डेटा बुक containing information on all wild plants and animal in danger of extinction has been published by which one of the following। कौन पब्लिश करता है रेड डेटा बुक जो कि इंफॉर्मेशन रखती है, देखिए आपको कैसी इंफॉर्मेशन, सारी बातें ज्ञान दे रहा है यहाँ पे कि ऑन ऑल वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, उन सबके बारे में बताती है। कौन पब्लिश करता होगा, क्या लगता है सबको? सौम्या ए कह रही है वेरी गुड, और यही सही है, ठीक है।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये तो प्रेटी इजी क्वेश्चन था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस शिवानी, IUCN, गुड। द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय द IUCN कंटेन्स लिस्ट ऑफ, किसकी लिस्ट रखता होगा, क्या लगता है? एंडेमिक का मतलब है जो किसी पार्टिकुलर जगह पे पाई जाता हो और उसके अलावा कहीं और ना पाया जाए, एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, या फिर प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल। देखिए जरा, सुमन ए कह रहे हैं, ओके, 1 and 3। बाकी लोग, बाकी लोग को क्या लगता है? ओके, लेट अस सी। द रेड डेटा बुक published by the IUCN contains list of endemic plants and animal species present in biodiversity hotspot। नहीं, इट इज रेड डेटा बुक क्योंकि डेंजर का साइन है। इट टेल्स अबाउट कौन सी स्पीशीज थ्रेटेंड है या फिर एक्सटिंक्शन की कगार पे। ठीक है, तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता। थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज यस, प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी लोग सी बोल रहे हैं, 2 and 3। नहीं, 3 नहीं होगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन, जब प्रोटेक्ट कर लिया गया तो उसके बारे में फिर बोलना ही क्यों है? रेड डेटा बुक बता रहा है कि अभी और कितना काम करना बाकी है। देन कौन कौन रेड लिस्ट बुक को, रेड डेटा बुक को यूज करता है? लेट अस सी। तो इट इज यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस एंड कम्युनिटी। ये सब इसको रेफर करती हैं ताकि वो अपना बिजनेस प्लान या फिर हो सकता है पॉलिसीज, गवर्निंग पॉलिसीज, या फिर कम्युनिटी अपना रहन सहन, अपना बर्ताव अपने आसपास के नेचर के साथ डिजाइन कर सके। ठीक है, डिसाइड कर सके अब आगे क्या एक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो कौन कौन होगा? जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज, वही सारी बातें लिखी हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, जिनके जिनके, तो ये सब रेलिवेंट है, इसमें याद करने लायक कोई बात नहीं है। कंजर्वेशन रिलेटेड NGOs, नेचुरल रिसोर्स प्लानर्स, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जूज एंड एक्वेरियम। ठीक, जू में किसको इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा नया एनिमल लाना है, किसको हटाना है। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या ख्याल रखना है। और स्टूडेंट्स के उनको एजुकेट करने के लिए कि उनके पास क्या धरोहर है, इस धरती पे क्या क्या एनिमल्स या लिविंग फॉर्म्स है जिनके साथ हम ये प्लेस शेयर करते हैं, उन सबको एजुकेट करने के लिए भी। ठीक है, मीडिया, बिजनेस कम्युनिटी एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ हाउ इज द रेस्ट लिस्ट यूज, और कैसे यूज होता है एक बार ये भी देख लेते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, जैसे कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये आप देख सकते हैं। यूज IUCN रेड लिस्ट डेटा टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड एज एन इंडिकेटर ऑफ द स्टेटस ऑफ नेचर। ठीक है, तो IUCN की रेड लिस्ट डेटा बुक को यूज करते हैं टू गाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसको रेफर किया जाता है। एंड एज एन इंडिकेटर ऑफ द स्टेटस ऑफ नेचर, कि हमारे एफर्ट्स ज़्यादा कारगर हुए कि नहीं और आगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इन सब पे विचार विमर्श करने के लिए रेड डेटा बुक इज साइंटिफिक टूल। उसमें साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये क्या करते हैं? IUCN रेड लिस्ट को यूज करते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो इस बात से कंसर्न होते हैं कि जिस तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, किसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी को तो
इंडेंजर तो नहीं कर रही, ठीक है। तो इट हेल्प्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप टू टेक डिसीजंस। गवर्नमेंट एजेंसीज रिलाई ऑन IUCN रेड लिस्ट डेटा टू गाइड पॉलिसीज, ठीक है। तो नेशनल जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अपनी जो पॉलिसीज बनाती हैं नेशनल पार्क्स को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो भी रेड डेटा बुक की हेल्प लेती है। फिर जू तो ऑब्वियसली टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द स्पीशीज स्टेटस, ठीक है। जब आप इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, आप फैसिनेट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जानवरों को देख के, प्लांट्स को देख के, तो साथ ही साथ जू उस समय ये अपॉर्चुनिटी लेती है कि आपको सेंसिटाइज किया जाए कैसे लॉस हो रहा है, ठीक है, हाउ द बायोडाइवर्सिटी इज गेटिंग लॉस्ट इन द वाइल्ड। साइंटिस्ट फॉर देयर रिसर्च पर्पसेस और स्टूडेंट्स फॉर देयर कॉलेज प्रोडक्ट्स, ठीक है, और जर्नलिस्ट अपने कंटेंट को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन देखिए और इसको आंसर करिए। रेड लिस्ट कैसे हेल्प करती है? The red list helps to, so the red list it helps to guide conservation actions, okay? जो हमारे एक्शंस हैं कंजर्वेशन के लिए क्या होने चाहिए नेक्स्ट स्टेप, वो उसमें फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है। प्रिवेंट करने में एक्सटिंक्शन, आइडेंटिफाइंग द थ्रेटेंड स्पीशीज, ये सारी बातें सही हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा सही लग रही थी तो आप डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव के लिए जा सकते हैं, ठीक है। डी आंसर होता। यस सौम्या, गुड। यस शिवानी, प्रियंका, आप सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी ग्रुप्स एग्जिस्ट इन द IUCN रेड लिस्ट? IUCN की रेड लिस्ट में कितने ग्रुप्स हैं? प्रियंका डी कह रही है, नीलिमा डी कह रही है, और बाकी सब, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सुमन बी कह रहे हैं, ओके। प्रियंका, नीलिमा, ये डी कैसे हो सकता है? अभी हमने बात की कि IUCN के रेड लिस्ट में टोटल ऑफ 9 कैटेगरीज है, ठीक है। 3 तो थ्रेटेंड की कैटेगरी में था, एक था एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न्ड और एक नियर थ्रेटेंड, ठीक है। और बाकी 2 तो कैटेगरी के बाहर थे पर वो हैं, ठीक है, क्योंकि रेड लिस्ट में ये सारी कैटेगरीज हैं, तो टोटल ऑफ 9 है, 9 है, याद रखिएगा। तो आपको ये डिटेल यहाँ पे इतना क्लैरिटी से नहीं दिख रही होगी, ठीक है। तो ये मैंने rajasthan.government.in की साइट से ली है, और यहाँ पे सारे रेयर, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड प्लांट्स हैं राजस्थान के, तो आप एक बार इनको देख सकते हैं और फिर यू कैन मीन्स ऐसे फेयर नॉलेज, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप डील कर पाएंगे। जैसे कि अकाम्पे प्राइमोर्सा ऑर्चिडेसी फैमिली का है, इट्स ए हर्ब, वही फुलवारी और सीता माता जगहों पे पाया जाता है, ये स्पेशल रिमार्क्स कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अमानिया डेजर्टोरम, जिसको आप जल भंगरो भी कहते हैं, जल भंगरो भी कहा जाता है लोकल नाम में, ठीक है। इट्स ए अंडर श्रब ऑफ द फैमिली लिथ्रेसी, ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में पाया जाता है। सैंडस्टोन रॉक्स प्रेफर्ड लोकेशन है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये निकाल सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं लिस्ट ऑफ रेयर, इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड प्लांट्स ऑफ राजस्थान, तो ये PDF आपके पास आ जाएगा, और ये वेबसाइट की लिंक भी मैंने दी रखी है, ठीक है, environment.rajasthan.gov.in, ठीक। तो आप गूगल में लिस्ट ऑफ रेयर, इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड प्लांट्स ऑफ राजस्थान डाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ऑफ इस तरीके से 40 प्लांट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है।
जैसे कोडिया क्रेनाटा उसका नाम होता है, लोकल नेम है। पहाड़ी लिसोरा, ठीक है, ये भी श्रब है, अजमेर फुलवारी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से 40 प्लांट्स दिए गए, तो जानने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार रेफर जरूर करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फ्रॉम 2018। ठीक है, जो 2018 का पेपर था उससे ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज अ मल्टीपर्पज यूटिलिटी एज वेल एज स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान? क्या लगता है? और यहाँ पे फोटो भी दी गई है। स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैं आपको इसका लोकल नेम भी बता देता हूँ, खेजरी ट्री। ठीक है, खेजरी नाम है लोकल नेम। उस पे जो फ्रूट्स लगते या फूल लगते हैं उसको मिंजर कहते हैं, मिंजर के फूल। ठीक है, तो क्या नाम होगा? दिनेश कह रहे हैं बी, यस इट इज प्रोसोफिस सिनेरेरिया। ठीक है, तो ये स्टेट ट्री है राजस्थान का। ओके, सो वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट कौन सी लगती है? यस स्वाति, यू आर ऑल्सो राइट। सौम्या आप भी सही है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए अब। One of the endangered species of Indian medicinal plant is that of? इंडेंजर्ड बताना है आपको, और वो इंडियन मेडिसिनल प्लांट है। दिनेश सी कह रहे हैं नेपेंथस। ओके, और बाकी लोग को क्या लगता है? यू कैन गेस एनीथिंग। प्रियंका ए, स्वाति वर्मा, रीमा साहू सी कह रहे हैं। ओके, तो द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज पोडोफाइलम। ये जो पोडोफाइलम है, इट इज, इसके जो रूट्स और राइजोम्स हैं, इनसे जो एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, इट इज यूज्ड इन द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड टू ट्रीट द ट्यूमर्स। ठीक है, तो पोडोफाइलम प्लांट है, इंडियन मेडिसिनल प्लांट विच इज इंडेंजर्ड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। होप आपको बातें समझ में आई है और मैंने इंटरेस्टिंग बनाया आपके लिए। ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को प्लेबैक करें, जहाँ पे भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट था वहाँ पे रोक सकते हैं। राजस्थान वाली साइट से जाके, राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पे जाके आप इंडेंजर्ड प्लांट्स, थ्रेटेंड प्लांट्स की लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 40 प्लांट्स है, उनको आप रेफर कर सकते हैं, लोकल नेम जान सकते हैं, उनका साइंटिफिक नेम जान सकते हैं। जितना हो सके उतनी तैयारी करिए। ठीक है, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, किसी भी तरीके से अपने प्रयासों में कमी नहीं छोड़नी है। अगर हमें पता है, चीज़ें इतनी आसान हो चुकी हैं, जब आपको इतना सब पता चल चुका है रेड डेटा बुक के बारे में, आईयूसीएन के बारे में, थोड़ी सी मेहनत और करनी। ठीक है, विद दैट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस।